आई वाज़ टेलिंग यू कि ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखी होंगी, लेकिन मैं उसको समराइज़ कर दूँगा कि यार आपको कितना इसमें से जानना है या पता होना चाहिए। पहली बात ये कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन के 2 ब्रॉडर मेथड्स हैं। आपको सिर्फ़ इनके नाम फ़िलहाल तो याद रखें। इस स्लाइड पे आपने सिर्फ़ ये याद रखना है कि यार एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन मेथड है और एक बेनिफिट मेजरमेंट मेथड है। बेसिकली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन मेथड जो है ना, ये आपके पीएमपी के स्कोप से ही बाहर है। तो बहुत भी अगर मतलब बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, तो ये किसी जगह एक ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे शायद नीचे लिखा होगा और ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो, क्योंकि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड आपके पीएमपी के एग्जाम के स्कोप से बाहर है। दूसरा हमारे पास जो टाइप के मेथड्स हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड, वो आते हैं बेनिफिट मेजरमेंट कैटेगरी में। सो दो कैटेगरीज हैं, एक है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा बेनिफिट मेजरमेंट। बेनिफिट मेजरमेंट के अंदर भी एक सब मेथड ऐसा है जिसमें कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। बाकी हमने कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है इसमें। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस अगर मैं इन मेथड्स को यूज करूं तो बड़ी डिटेल कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जाम पीएमपी एग्जाम के लिए आपको कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, सो मैंने कहा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का भी मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ कि इसके नाम क्या है। आप बेशक नाम देखना चाहे तो देख लें, लेकिन उनको वो होते क्या है, करता करना क्या है होता है उसके अंदर, वो हमें जानने की जरूरत नहीं। बेनिफिट मेजरमेंट के अंदर जो कुछ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, ठीक है। सो पहले एक नजर दौड़ा लें कि ये जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड है ये क्या है। ये बेसिकली मैथमेटिकल अप्रोच है चीज़ों के आपको प्रोजेक्ट के सिलेक्ट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल मॉडल कह लें या एक मैथमेटिकल अप्रोच कह लें, जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट ये चेक करते हो कि मेरा प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट मुझे ज्यादा बेहतर है और सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड जितने भी हैं ये एक मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल अप्रोच है या कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। इंटीजर प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग है। आपको ये नाम पता चल गए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो एक मेथड आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया या एक कैटेगरी आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड की कंप्लीट कर ली। दूसरा मैंने आपको कहा बेनिफिट मेजरमेंट मेथड है। बेनिफिट मेजरमेंट मेथड ये मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, ये कंपैरेटिव अप्रोच है जिसमें आप कंपेयर करते हो प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, अब इसके अंदर ये तीन चार आपके पास चार मेथड है। मर्डर बोर्ड, इसका दूसरा नाम स्क्रब डाउन भी है। मर्डर बोर्ड के अंदर क्या होता है कि सब टीम मेंबर्स या सॉरी जो टीम मेंबर्स कह रहा हूँ, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना प्रपोजल या प्रोजेक्ट आइडिया सामने प्रेजेंट करते हैं और उनके सामने एक्सपर्ट्स की एक टीम या डिफरेंट एरियाज की टीम, मींस फाइनेंस का एक कोई रैप होगा, बिजनेस एनालिसिस का कोई रैप होगा, क्वालिटी का कोई रैप होगा, ठीक है। वो सामने बैठ जाते हैं और आप उनके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो और उनका जिंदगी में एक ही मकसद होता है कि किसी तरह आपके इस ख्याल को, इस बिजनेस आइडिया को, बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट करवा दें। तो वो हर पॉसिबल वर्स्ट सिनेरियो जो है ना आप पे शूट करते हैं। और अगर आप उनके इस इकदाम से बच के निकल आते हैं तो इसका मतलब यार वाकई आपका आइडिया बड़ा प्रैक्टिकल है और इट्स वर्थ डूइंग, ठीक है। तो एक मर्डर बोर्ड या स्क्रब डाउन मेथड है जिसमें पैनल ऑफ पीपल जो है ना वो बैठते हैं और आपके उस पर क्वेश्चन करता है। एक दूसरा होता है, इसी का सॉफ्टवेयर वर्जन आप कह लें। उसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है उनको वो आइडिया सर्कुलेट करवा देते हो। जैसे आप एक फाइल पे लगा के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के दरमियान घुमाते रहते हैं और वो उसमें अपने व्यूज कमेंट्स लिखते हैं। ये इट इज नॉट एज रूथलेस जैसे मर्डर बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये एक पीयर रिव्यू आप डिफरेंट आपका रिसोर्स मैनेजर या एक्सपर्ट्स को ये चीजें दिखाते हो तो वो अकॉर्डिंगली आपको बता देते हैं कि यार मेरी नजर में इसमें ये रिस्क है, अगर ये कवर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वी डोंट नीड दैट एंड सो ऑन। एक और है स्कोरिंग मॉडल। स्कोरिंग मॉडल के अंदर वेटेड सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। वेटेड सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको याद है, हमने एक पीएमपी एग्जाम वाला एक यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट ली थी और उसमें हमने कहा था कि तीन बिजनेस आइडिया हैं। एक था कि एक ऑनलाइन कोर्स नया स्टार्ट कर लें, एक था कि यार आप एक अपना नया डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट कर लें, और एक था कि पीएमपी स्कोर कर लें। और फिर हमारा क्राइटेरिया था कि प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कितनी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कितनी है। आपको आई गेस वो एग्जांपल याद होगी। और उसमें हमने डिफरेंट वेटेजेस
असाइन की थी कि 30% इस क्राइटेरिया की वेट है, 60% इस क्राइटेरिया का वेट है, लेट्स से, और 10% इस क्राइटेरिया का वेट है। तो फिर ये देखा था कि इस ये वाला जो प्रपोजल है, ये लेट्स से ऊपर वाला प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ये कितना दे रहा है, अकॉर्डिंगली उसे हमने 30 में से कोई नंबर दिया था। बहुत प्रॉफिटेबल है, 30 दे दी है। ये कम प्रॉफिटेबल है, इसको 20 दे दी है, और ये और भी कम प्रॉफिटेबल है, इसको 20 दे दी है। अच्छा, दूसरा था लेट्स से क्वालिटी इंप्रूवमेंट। पहला जो है वो क्वालिटी के लिहाज से बस इतना ज्यादा कोई उसका इफेक्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ 10 दे दिए। दूसरा वाला लेट से वो 30 ले रहा है, और चौथा वाला, तीसरा वाला जो है वो 50 ले रहा है क्वालिटी में। ठीक है, तो इस तरह हम वेटेड एवरेज के थ्रू एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, तो इस तरह अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। आखिरी जो क्राइटेरिया है, जो बेनिफिट मेजरमेंट मेथड में आता है, ये कंपैरेटिव अप्रोच में आता है, वो है इकोनॉमिक मैयर्स। ये वो चीज है जिसको हमने डिटेल में अभी पढ़ना है। अगेन, इसमें भी सारी कैलकुलेशन, ऑल्दो ये सारे के सारे जितने भी हम इकोनॉमिक मेजर्स पढ़ते हैं, ये इनके अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, क्योंकि आप तीनों तो जो इस वक्त करंटली हैं, आपको वो बैकग्राउंड पता है। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, ये सारे का सारा बेसिकली इकोनॉमिक मेजर्स में से आता है, और ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशंस नहीं आती। सो बिफोर आई मूव ऑन टू दिस इकोनॉमिक मेजर्स, कि इसके अंदर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हम जरा अभी तक जो पढ़ा या देखा उसको समराइज कर लें, और आप देख लें, तसल्ली में आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक आपको याद कर रहा है। पहली बात हमने ये देखा थी, कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स, जिसके अंदर हमने कहा कि एक मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो हो रही है, और इसके अंदर वो लीनियर प्रोग्रामिंग और इंटीजर प्रोग्रामिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड सो मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग वगैरह था। अच्छा, तो हमने कहा कि यार इसके बस ये नाम जितने हैं, बस नाम भी पता हो तो बहुत है, और ये आपके पीएमपी स्कोप से बाहर है। दूसरा है बेनिफिट मेजरमेंट मेथड, और इसके अंदर एक कंपैरेटिव अप्रोच फॉलो होती है। उस कंपैरेटिव में हमने मर्डर बोर्ड को देखा, पीयर रिव्यू को देखा, और स्कोरिंग मॉडल। अब आखिरी चीज रह गई है इकोनॉमिक मैयर्स, और वो आपको पता जरूर है, सुने जरूर होंगे, अगर आपका मैनेजमेंट साइंसेज का भी बैकग्राउंड है तो भी आपने ये देखा होगा। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये इकोनॉमिक मैयर्स है। अब हमने इसके अंदर देखना क्या है, एक तो एक आधी कैलकुलेशन है जो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आगे किसी स्लाइड पे है भी, कि पीवी प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट कर रही होती है जब हम यहाँ पे इकोनॉमिक मेजर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट बात कर रहा होता तो वहां पे पीवी से मुराद प्लान्ड वैल्यू है, तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा इससे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है, एंड सो ऑन। तो इनको देखते हैं, और इसके अंदर हमें कितना पता होना चाहिए वो भी करेंगे, और एक एक्सरसाइज भी करके फिर इंशाल्लाह आज हम आज का लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग, वो ये कि ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए तो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो, जब हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ी थी, या कॉस्ट का था, या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्पॉन्सेज पढ़े थे, वहां पे भी हमने इन मेथड्स का जिक्र जरूर सुना था। वो कैसे, हमने ये कहा था कि यार अगर मुझे लेट्स से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं एक पूरा मेथड या प्रोसीजर बताता हूँ, तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि यार ये जो मैं क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, इससे मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा। मैंने आपको कहा था, लेट्स से जी 10,000 का मेरा पुअर क्वालिटी की वजह से मेरा नुकसान जो हो रहा है, रीवर्क या स्क्रैप या अदरवाइज रिजेक्शन की वजह से, वो 10,000 का है। तो अब मैं इस 10,000 को बचाने के लिए कितना पैसा खर्च करूं क्वालिटी पे। ठीक है, और हमने कहा था कि उस वक्त हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लगाऊं, और उससे मेरी बचत कितनी होगी, बेनिफिट कितना होगा। तो ये मेथड हम वहां पे भी यूज करते हैं। ठीक है, सो ना सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्शन में ये यूज हो रहे हैं, बल्कि बाकी पीछे आप पढ़ के आए होंगे, एनपीवी और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस स्पेशली जगह जगह यूज हुआ था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि हमारा प्रॉफिट, पोटेंशियल प्रॉफिट कितना होगा, और इसके लिए हम ये देखते हैं कि मैंने कॉस्ट कितनी लगाई है, और उस पे मुझे रिटर्न कितना मिला है। आगे एक और टेक्निक है, मैं उसको यहीं पे जो है ना एड्रेस कर लूँ, उसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, अब दोनों को अगर मैं देखूं तो उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो क्या है,
और जो सिमिलरिटी है वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने जो पैसा लगाया उसमें मुझे रिटर्न कितना मिला। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है उसमें 10,000 लगा के, अब आप जरा समझिएगा, मैं एक प्रोजेक्ट में 10,000 लगा के 2,000 प्रॉफिट कमा रहा हूँ। एक और है उसपे मैं लेट्स से 1,000, सॉरी छोटा कर लेते हैं, 5,000 लगा के 1,800 जो है ना वो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है? अब कहने को तो इसमें 2,000 प्रॉफिट है और इसमें 18,000 प्रॉफिट है, ये 1,800 वाला कम है। लेकिन ये मैं देखूंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितनी है और उस पे रिटर्न कितना आ रहा है। और इधर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, डबल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न का फर्क इतना नहीं है, सिर्फ 200 का फर्क है। तो मे बी मेरे लिए इसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा मैं कहता हूँ जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं होती, इसमें हम बेनिफिट देखते हैं और बेनिफिट का मतलब रेवेन्यू है। इन बातों का क्या मकसद है, इसमें हम यूँ देखते हैं कि लेट्स से मैंने कॉस्ट मेरी 5,000 है और जो मेरा रिटर्न या बेनिफिट उस पे आ रहा है वो है 6,800। तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है इसको हम कहते हैं बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट ऊपर डिवाइडेड बाय कॉस्ट, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लेकिन मतलब नाम इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, लेकिन इट इज अ रेशियो बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। सो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। अब मेरे पास बेनिफिट कितने हैं, 6,800, और मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 5,000। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये बेनिफिट रेवेन्यू नहीं है, इनका दोनों का फर्क है। मैंने 5,000 स्पेंड करके 6,800 कमाया, मींस 1,800 मेरा प्रॉफिट है। लेकिन बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो प्रॉफिट को नहीं देखती, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, आगे आएगा तो आई जस्ट वांटेड कि अभी यहाँ पे क्लियर कर लूं। अच्छा, अगला है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करना है और मैं कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे आज मैं 1,00,000 लगा रहा हूँ, ठीक है जी, और उसके बाद ये मुझे लेट्स से 30,000 रिटर्न देता है पहले साल, उसके बाद ये मुझे 40,000 रिटर्न देता है लेट्स से दूसरे साल, और वो मुझे 80,000 रिटर्न देता है तीसरे साल। इस वाले एग्जांपल में बाद में आता हूँ, पहले एक सिंपल एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि यार आज मैं 1,00,000 लगा रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉमिस ये करता है कि आप अगर 1,00,000 आज लगाएंगे तो 3 साल बाद आपको हम 1,30,000 रुपया देंगे, तो आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आज का सॉरी 3 साल बाद का 1,30,000 की वैल्यू क्या होगी। ये ना हो कि आज, होता ये है कि फ्यूचर में जो अमाउंट होती है उसकी वैल्यू आज की वैल्यू से उसकी वर्थ कम हो रही है। मसलन कोई मुझे ये कहे कि यार आप मुझे आज 1,00,000 दे दो, मैं आपको 2 साल या 3 साल बाद 1,00,000 वापस कर दूंगा। तो वो जो 3 साल बाद मुझे लाख मिलना है उसकी वैल्यू आज के 1,00,000 से कम है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि यार अगर मैं ये 1,00,000 किसी और जगह इन्वेस्ट करता तो मुझे कुछ प्रॉफिट मिलता, और वो प्रॉफिट मैंने एक्चुअल में छोड़ दिया। ऑब्वियसली एक तो इस वजह से कम है, दूसरा वो जो इन्फ्लेशन हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें महंगी हो रही होती है, तो आपको जो 3 साल बाद आपको कोई 1,00,000 देगा तो आप उससे शायद बहुत सारी चीजें खरीद ना कर सके जो आप आज खरीद सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से आप कहते हो कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो जल्दी कम होती है प्रेजेंट वैल्यू से। अगर मैं ये कहूँ कि एक अमाउंट है फ्यूचर में, उसको जब मैं प्रेजेंट पे आके कंपेयर करूंगा तो आज के दौर में उसकी वर्थ कम होगी। खैर, अब मैं ये कहता हूँ कि यार 1,00,000 मुझे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट मुझे रिटर्न में 1,30,000 दे रहा है, तो लेकिन दे 4 साल बाद रहा है, तो आई वुड लाइक टू नो कि यार अगर जो 4 साल बाद 1,30,000 मिलना है उसकी आज कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता हूँ, मैं उसको वापस एक फॉर्मूला के तहत इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और पता चलता है कि वो आज के 90,000 के बराबर है।
जो 3 साल बाद मुझे 1.30 मिलना है वो आज के 90,000 के बराबर है। तो अब आप देखें, टेक्निकली मैं आज 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ और उसके बदले मुझे 90,000 मिल रहा है, तो ये कभी भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं चीज। ठीक है, तो इसी तरह ये जो मैंने आपको बड़ी दूसरी एग्जांपल दी कि आज मैं 1 लाख लगा रहा हूँ, तो 1 साल बाद जो 30,000 मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फोर, ये जो मुझे 2 साल बाद 40,000 मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और जो मुझे 80,000 मिलना है 3 इयर्स के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैं इन सारी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करूंगा कि यार मुझे ओवरऑल इन 3 सालों में टोटल नेट प्रेजेंट इतना मिलना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी मिलनी है। ठीक है, और आज की एक्चुअल नेट प्रेजेंट नहीं है, इसको आप कहोगे कि ये टोटल प्रेजेंट जो मेरे इनफ्लोज हैं या जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो ये है, एंड आज जो प्रेजेंट पे मैं खर्च कर रहा हूँ वो ये है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। एनीवेज हियर मकसद आपको, अगेन ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें, मतलब जैसे मैं कहूँ कि इतनी एडवांस कैलकुलेशन आपसे कोई नहीं करवाता। आपसे सिंपली एक सवाल पूछा जाता है और वो भी एक आधा न्यूमेरिकल, वो क्या है, एक फ्यूचर वैल्यू आपको दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, और उसमें हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू द पावर n। आर यहाँ पे कोई एक इंटरेस्ट रेट या इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, याद रखिएगा डिस्काउंट रेट। ठीक है, और रेज टू पावर n नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, ये भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये क्या मतलब है। Is the present value of 3 lakh to be received 3 years from now with an expected interest rate of 10% more or less than 3 lakh? फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि मुझे जो 3 लाख मिलने हैं आज से 3 साल बाद जो 3 लाख मिलने हैं विद दिस इंटरेस्ट रेट, 10% का इंटरेस्ट रेट है, इस ये 3 लाख मेरे आज के 3 लाख से कम है या आज के 3 लाख से ज्यादा है। तो मैं सिंपली 3 साल बाद जो 3 लाख मुझे मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। और हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बल्कि इसका उस स्लाइड पे चला लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू मेरे पास फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, फ्यूचर वैल्यू मुझे कह रहा है 3 साल बाद 3 लाख मिलेगा, 1 + r उससे मुझे कहा 10%, और 10% इज इक्वल टू 0.5, और 3 साल बाद मिलना है तो रेज टू पावर 3। और इसका मतलब ये है कि जो 3 साल बाद मुझे 3 लाख मिलना है उसकी वर्थ है 2,25,394, और इट इज ऑब्वियसली लेस देन जो आज का 3 लाख है उससे। ठीक है, सो ये इस तरह हम सिर्फ फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट। और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आता क्वेश्चन आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है जी, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, और ये वो प्लान्ड वैल्यू वाली बात जो मैंने कही थी कि प्लान्ड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू में आप जरा डिफरेंस जेन में रखिएगा कि प्लान्ड वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। अच्छा, अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू का वो बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। हम ये कह रहे थे कि जी यहाँ पे मेरा लेट्स से 1 लाख लगना है, और मुझे ये मेरी ऑब्वियसली आज लगना है तो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, इसको तो कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे ये लगना है और रिटर्न में कभी 30,000 मिल रहा था, कभी 40,000 कुछ अरसे बाद मिला, अगले साल मुझे 18,000 मिला। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि यार ये जो मुझे फ्यूचर में मिल रहे हैं इन सारों की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैं इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जो अभी मैंने फॉर्मूला देखा उसके तहत, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। पहले की जब कैलकुलेट करूंगा तो वो एन जो हमने कहा था कि एन है नंबर ऑफ ईयर्स, वहां पे 1 रख दूंगा, दूसरे में एन की वैल्यू 2 रख दूंगा, तीसरे में 3 रख दूंगा। कैलकुलेशन आ नहीं रही, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और मुझे इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, उसको मैं करूंगा टोटल। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है जो मुझे खर्चा करना है, और ये प्रेजेंट वैल्यू है जो मेरी रिटर्न होगा, रेवेन्यू आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अगर तो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हुई और रिटर्न कम हुआ तो जाहिर है मुझे नुकसान होगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि यार ज्यादा पैसा आज इन्वेस्ट करूं और बदले में मुझे चीजें कम मिले। लेकिन अगर मेरे पास जो रिटर्न है वो ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो मैं कहूंगा कि यार मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, तो इसलिए मैं इसको इस प्रोजेक्ट को ले लूंगा। ठीक है, या मैं करना चाहूंगा।
अब इसके अंदर होता ही है कि अगर मेरी लेट्स से इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख की है और रिटर्न मेरे पास जो है ना वो आ रहा है लेट्स से 2 लाख, तो ये जो फिगर आएगी 1 लाख पॉजिटिव आएगी। तो एनपीवी जब पॉजिटिव होती है तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट देगा और इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन लेट्स से ये 2 लाख की जगह मुझे 80,000 मिलेगा, तो अब इस केस में 80,000 मेरा रिटर्न हो रहा है और इन्वेस्टमेंट मेरी 1 लाख की है, तो जाहिर है ये माइनस में आएगी वैल्यू। तो जब आपकी एनपीवी नेगेटिव होगी तो मैं कहूँगा कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट जो है ना ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। अच्छा, अगर दोनों बराबर हुए तो जाहिर है एनपीवी 0 होगी और इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? एग्जाम के लिए आपने एक बात, दो बातें याद रखनी है। पहली बात, अगर आपको एक प्रोजेक्ट बताया गया कि यार ये प्रोजेक्ट है और उसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, लेट्स से वो कहता है उसकी एनपीवी 1600 है, तो हमें ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैं कहूंगा करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट बताया हुआ और कहा हुआ है कि यार एनपीवी जो है वो नेगेटिव है, सो हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं करना चाहिए। तो एनपीवी पॉजिटिव वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे। ये तो तब है जब एक ही प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है। बट व्हाट इफ, मतलब अच्छा व्हाट इफ अगर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए या 4 प्रोजेक्ट्स बताए हैं, इनमें से एक, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है। पहली बात तो ये कि नेगेटिव का मतलब लॉस है, ये तो मैं किसी सूरत नहीं करूंगा। अब रह गए ये 3, इन तीनों में जिसकी तीनों पॉजिटिव है, तीनों सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अगर मुझे कहा कि एक ही सिलेक्ट करना है, तो मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है। लेट से इस प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव भी है और सबसे भी ज्यादा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सो ये मेरे पास ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, पॉजिटिव एनपी वाला सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाले हैं तो फिर उसमें जो सबसे ज्यादा वाली है उसको हम कर लेंगे जी, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्या, अच्छा इसको जरा काइंडली, ऑल्दो ये लास्ट मिनट है, चले हम इसको यहीं पे कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप जरा काइंडली कर लीजिएगा और फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें आई वुड लाइक योर इन्वॉल्वमेंट, एक पॉइंट है जो समझाना मकसद है बस। जी, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 2 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम विच टू चूज। प्रोजेक्ट ए विल टेक 3 years टू कंप्लीट। ये वाला जो प्रोजेक्ट ए है 3 साल उसको कंप्लीट होने में लगेंगे और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू है 45,000 है। दूसरा प्रोजेक्ट है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 85,000 है, लेकिन उसको रिटर्न जो होने में, कंप्लीट होने में 6 years लगेंगे। तो आप दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे? जी, आप लोग इधर ही है ना? हेलो। जी जी सर, सॉरी, एक अच्छा, सेकेंड। सॉरी सर, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक सेकेंड। पढ़े पढ़े। सर अगर एनपीवी पे देखा जाए तो हमें तो ज्यादा वाला सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेन्योर की बात हुई हुई है, एक 3 साल का, एक 6 साल का। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में यही पॉइंट बताना मकसद है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? एनपीवी का फॉर्मूला बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, जी। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1 + 1 प्लस आर रेस टू पावर क्या है? एन। एन, एन क्या नंबर चीज ऑफ है? ईयर्स। नंबर ऑफ पीरियड या ईयर्स, मंथ्स है तो मंथ्स, जी ईयर्स है तो ईयर्स। तो इसका मतलब है ये जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई हुई है उसमें ऑलरेडी ये ईयर्स वाला फैक्टर आ चुका हुआ है ना कैलकुलेशन के अंदर, फॉर्मूला के अंदर ये ऑलरेडी कंसीडर हो चुका हुआ है। जी। उसके बाद आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, तो चाहे आपको साथ उन्होंने 6 years या 3 years मेंशन किया हुआ है, यू वोंट कंसीडर ओके। दैट, क्योंकि एनपीवी के अंदर वो प्रेजेंट वैल्यू ही है। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सारे फ्यूचर इनफ्लोज या आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो यही है। तो इसका मतलब है जो 1 साल बाद था उसका इफेक्ट 1 year कैलकुलेट हुआ, जो 2 years के बाद आई उसका इफेक्ट 2 years हुआ। सो दैट मीन्स ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ऑलरेडी ईयर्स का इफेक्ट
कैटर फॉर हो चुका है। अब आप इसको दोबारा कंसीडर नहीं करोगे, आप सिंपली ये कहोगे कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है हम उसी को चूज करें। सो दिस हम इसको यहाँ पे रोकते हैं और कल हम इंशाल्लाह IRR एंड ऑनवर्ड करेंगे। आई वुड लाइक कि इस वीकेंड तक हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए और फिर अगर जरूरत हुआ तो मैं सैटरडे को आपको सिर्फ एक वो है हमारा जो एथिकल कंडक्ट वाला है वो सिर्फ एक लेक्चर है, तो या तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा या फिर हम सैटरडे को एक क्लास अरेंज करके इस वीक ही इसको इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। ठीक है, सो अगर अगर आप लोगों को सूट करेगा, अदरवाइज जाहिर है फिर हम मंडे को कर लेंगे जैसे जैसे आप लोगों ठीक है को सर। कम। ठीक है, तो सो मंडे ओके। ऑनवर्ड्स हमारी क्या प्लान है? अच्छा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा एक वीक का मैक्सिमम, ठीक है। राइट। और उस एक वीक में अगर आप पहले कर लेते हो कि सर मैंने रेडी हूँ फॉर अ टेस्ट, तो फिर उसके बाद एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट इस तरह होगा कि मैं आपसे कुछ वो चीज़ें शेयर कर दूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर